हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। और ये आज हम लोगों की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 20 है। तो आज हम लोग 25 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स और बहुत सारे राइटर्स और पोएट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जो हर एग्ज़ाम के जो है दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रेजेडीज एंड प्लेज डिड ड्राइडन राइट। बताइएगा। यहाँ पर बात हो रही है जॉन ड्राइडन की, तो वो रेस्टोरेशन एज के कवि थे। आपको पता है कि इन्हें ही जो है आप देखते हैं कि चार्ल्स सेकंड के द्वारा 1668 में पहला ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया गया था। तो इन्होंने कैसे ट्रेजेडीज और प्लेस को लिखा है, तो आपको पता है। ऑप्शन देख लीजिए, हॉरर प्लेस, हीरोइक प्लेस और रिवेंज प्लेस या रेस्टोरेशन प्लेस। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल फॉर लव आपने देखा है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर आधारित है। ये क्या है, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया ही है। बताइएगा। हीरोइक प्लेस, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस आप स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहें। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरोइक प्लेज। यानी कि जो थीम हुआ करती थी वो हीरोइक हुआ करती थी, और रेस्टोरेशन एज की ये विशेषता थी। ठीक है, तो चलेंगे हम सभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। हार्डीज डायनेस्ट, हार्डी का डायनेस्ट है, जो कि क्या है, एक ड्रामा है, नेपोलियनिक वॉर पर आधारित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किस प्रकार का ड्रामा है। पहला देखिए, क्लोजेड ड्रामा इन हीरोइक कपलेट। दूसरा, अ क्लोजेड ड्रामा इन ब्लैंक वर्स। तीसरा ऑप्शन, अ प्रॉब्लम प्ले इन फ्री वर्स। और चौथा है नन ऑफ द अबव। बताइएगा। आपको ध्यान है कि हार्डी का डायनेस्ट हो गया, शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड हो गया, किट्स का ओथो द ग्रेट हो गया, है ना। तो ये सब हम सभी जानते हैं कि क्लोजेड ड्रामा है। बट ये जो हार्डी का जो डायनेस्ट है वो क्या है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्लोजेड ड्रामा है जिसको परफॉर्म नहीं किया जाता, ओनली इट कैन बी रेड, ओके, नॉट टू बी परफॉर्म्ड। बताइएगा, या एक्टेड। तो यहाँ पर आपका ब्लैंक वर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थॉमस हार्डी का ये ब्लैंक वर्स है, डायनेस्ट। ब्लैंक वर्स में लिखा है क्लोजेड ड्रामा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स इससे रिलेटेड चलते हैं। तो ये 19, इसको याद रखिएगा कि ये 3 पार्ट में आधा जो है आया था, ये एपिक ड्रामा ऑफ द वार विथ नेपोलियन इन 3 पार्ट्स। तो कौन कब 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 आया, 1904 में आया, 1906 में आया, और तीसरा 1908 में आया। बट ये आया तो 4 में, 6 में और 8 में, बट 1910 में ये है ना, 1910 में पब्लिश हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें 19 एक्ट्स हैं और 130 सीन्स हैं, इसको याद रखना होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। हार्डी चूज द टाइटिल अंडर द ग्रीन वुड ट्री। इसको आप बताइएगा कि थॉमस हार्डी ने अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो लिखा है, इसके टाइटिल कहाँ से ली है। अ सॉन्ग इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ सॉन्ग इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, अ सॉन्ग इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, और वी कैन से नन ऑफ द अबव। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आप करेक्ट जा रहे हैं। 15 जो है, आप इसको याद रखिएगा कि 1599 में यानी 1599 में आप देखते हैं कि हैज़ यू लाइक इट एक कॉमेडी है, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और ये अंडर द ग्रीन वुड टाइटिल यहीं से थॉमस हार्डी ने लिखा था, और अंडर द ग्रीन वुड ट्री आपका 1872 में आया था। ठीक है, 1872 में ये आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। फोर्थ पर चलते हैं। इन मेमोरियम इज, आपको ऑप्शन मिल रहा है इन मेमोरियम क्या है, एलिजाइक पोयम है, कमिक पोयम है, सेटारिकल पोयम है, या नन ऑफ द अबव। बताइएगा। और ये किसने लिखा, किसकी याद में लिखा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कॉमनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा इसमें क्या करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, बताएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, इसको लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था इन मेमोरियम को। ठीक है, इसके लिए क्वीन विक्टोरिया लिखती हैं, इसको याद रखिएगा। ये लाइन पूछता है नेक्स्ट टू द बाइबिल, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट टू द बाइबिल इन मेमोरियम
ठीक है। इन मेमोरियम इज माई कंफर्ट, ठीक है। ये लाइन क्वीन विक्टोरिया ने इसके लिए लिखा है। ओके, तो याद रखना पड़ेगा आपको। और भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जानना चाहें तो ये 17 साल लगा था, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इट टेक्स या इट टुक 17 ईयर्स, आप याद रखिए 17 साल इसको कंप्लीट करने में टेनिसन ने लगा दिया। 17 है ना ईयर्स लगे। और कब आया तो इसको याद रखिएगा 1849 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। जब उसी वर्ष वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है, उसी वर्ष मैथ्यू आर्नोल्ड मेमोरियल वर्सेस लिखते हैं। ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। उसी वर्ष टेनिसन को राजकवि बनाया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं सिर्फ 1850 से रिलेटेड ईयर में, ठीक है। अब देखिएगा, आर्थर हेनरी हैलम इनके मित्र थे, जिनकी 1833 में, इसको याद रखिए, वियना में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1833 में, 1833 में 22 वर्ष की अवस्था में, एज भी ध्यान रखिएगा, 22 वर्ष की अवस्था में वियना में, ठीक है, वियना में मृत्यु हो गई थी। सेरेरियल जो है हेमरेज हो गया था, याद रखिए। अब और फैक्ट देखें, इसमें प्रोलॉग और इपीलॉग दोनों है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इन मेमोरियम में प्रोलॉग भी है और इपीलॉग भी है। प्रोलॉग और इपीलॉग क्या होता है आप जानते हैं, बिल्कुल। प्रोलॉग को इंट्रोडक्शन कहते हैं, इपीलॉग को कंक्लूजन कहते हैं। और इसमें टोटल 133 कैंटोज हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्ट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ओके। तो याद रखिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। द फुल नेम ऑफ पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले बताइएगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा किसने था, फटाफट बताइएगा किसने लिखा था। इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेनिसन, अर्नोल्ड हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ये सब कंफ्यूज करने वाले पोएट और नॉवलिस्ट हैं। बताइए, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में पब्लिश हुआ था, और ये किसके द्वारा हुआ था तो आपको पता है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा हुआ था। और इनका लाइफ स्पैन 1812 से 1870 है, ठीक है। ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है लर्न करने के लिए। और ये फिलिप पिरिप इसका पूरा नाम रहता है, पिप का, ओके। तो याद रखना पड़ेगा। चलिएगा, और ऑर्लिक भी इसी का एक कैरेक्टर है। अगर फिलिप पिप की बात करें तो ये कोई कैरेक्टर नहीं है, प्रॉस्पेरो जो कि टेम्पेस्ट में आता है, फादर ऑफ मिरांडा है, ओके। ये विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु कॉल्स लैम्ब द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। बताइएगा, अगर थोड़ी स्पीड आपको फास्ट लग रही है तो ज़रूर बताएं। मैं फिर से पहले की तरह नॉर्मल मोड में आ जाऊंगी। अगर आपको ठीक लग रहा है तो भी बताएं कि ये स्पीड ठीक है, ठीक है। तो जैसा आपको कंफर्ट फील हो आप ज़रूर से ज़रूर लिख के बताएं कि क्या फील कर रहे हैं आप, ये स्पीड ठीक है कि पहले वाली ठीक है कि और भी फास्ट जाना होगा। हु कॉल्स लैम्ब द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। बताइएगा, एसेइस्ट पर एक्सीलेंस लैम्ब को किसने कहा। पहला ऑप्शन है विलियम हेजली, दूसरा एस.टी. कॉलरिज, तीसरा ली हंट और चौथा यू वॉकर। बताइएगा, और इनको प्रिंस ऑफ एसे माना जाता है। चार्ल्स लैम्ब को आप जानते हैं, ड्रीम चिल्ड्रन इनकी एक बहुचर्चित रचना है, जो 1823 में पहली बार एसे ऑफ इलिया आया था। लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में आया था। तो याद रखना पड़ेगा, विलियम हेजली, एस.टी. कॉलेज, ली हंट नहीं है, ये ह्यू वॉकर बोलते हैं कि एसेइस्ट पर एक्सीलेंस इज कॉल्ड चार्ल्स लैम्ब बाई ह्यू वॉकर। तो याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हैज़ बीन कंप्लीटेड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सिजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाई अ कैरेक्टर इन डिस्गाइज, आइडेंटिफाई हिम और हर। सिजेरियो नाम का कैरेक्टर किस में आता है तो पहले आप यही बताएं, है ना। अब पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया ये आंसर देने से पहले कि सिजेरियो नाम का कैरेक्टर किस में आता है। ट्वेल्थ नाइट में। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, ट्वेल्थ नाइट में आता है, ट्वेल्थ नाइट में। और ये ट्वेल्थ नाइट किसकी रचना है ये भी आप बताएं। ये विलियम शेक्सपियर की रचना है, ओके, विलियम शेक्सपियर की रचना है ट्वेल्थ नाइट। इसके बाद अगर बात करें इसका सब टाइटल क्या है, ये भी एग्जाम में आता है, और वाट यू विल, ओके, और वाट यू विल, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सब टाइटल है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा
पोर्शिया नहीं, पोर्शिया किस में आती है? जूलियस सीजर में भी आती है पोर्शिया, और मर्चेंट ऑफ वेनिस में तो पोर्शिया फेमस कैरेक्टर ही है। ठीक है, रोजालिंड एज यू लाइक इट में आती है, क्लियोपेट्रा एंटोनियन क्लियोपेट्रा में आती है। वायोला ने सिजेरियो का रूप बनाया था, तो वायोलिया यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है वायोला और सबस्टेन ये ट्विंस होते हैं और दोनों नाव पलटने से बिछड़ जाते हैं, और वायोला अपने भाई की तलाश में सिजेरियो का रूप बना करके ड्यूक ओर्सिनो के दरबार में आती है, और बाद में ड्यूक ओर्सिनो उसको ओलिविया के पास बार बार भेजते हैं। ये सब तमाम कहानियां जो हैं ये आपको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, वाई देन ओ ब्राउलिंग ओ लविंग हेट। फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानना है, मेटाफर है, सिमली है, हाइपरबोल है या ऑक्सीमोरन है, बताइएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड और हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में तो अब की बार 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक आए थे। ओके, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, आप इस पर कमांड जरूर हासिल करें। राइटर्स को पढ़ने के साथ साथ इन पॉइंट को भी पढ़ना होगा। बताइएगा ये कौन सा है? मेटाफर है, सिमली, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरन है। आप आंसर करते रहें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डी वाले बच्चे 1 नंबर पा चुके हैं, है ना। डी वाले बच्चे सभी करेक्ट हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में यही अंतर है। ऑक्सी और एंटीथेसिस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड एक साथ रहता है। तो देखिए, ब्राउलिंग लव, लविंग हेट, एक तरफ प्रेम है, एक तरफ नफरत है, तो ये ऑक्सीमोरन है। ठीक है, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में ये आपका उलझा हुआ स्टेटमेंट रहता है, यानी कि जब आप उसको फील करेंगे, जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यहाँ पैराडॉक्स भी है और एपिग्राम भी है। ठीक है, तो आप उसको समझेंगे तो उलझा हुआ स्टेटमेंट पैराडॉक्स। एंटीथेसिस में दो क्लॉज एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे आप कहते हैं मैन प्रपोजेड गॉड डिस्पोजेज, यानी इंसान बनाता है भगवान बिगाड़ते हैं। एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, रास्कल्स एंड रॉक, रक्स रैन रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। बताइएगा कितना अच्छा लगा बोलते, है ना। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल और नमटापुया, अलिटरेशन और असोनेंस। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अलिटरेशन और असोनेंस में। हालांकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है कॉन्सोनेंट की आवृत्ति होती है तो क्या हो जाता है? अलिटरेशन होता है। हाइपरबोल और नमटापुया नहीं होगा, और असोनेंस में वावल साउंड की आवृत्ति होती है। ठीक है, फ्रेज और वर्ड या कॉन्सोनेंट साउंड ये आपका अलिटरेशन में रिपीट होता है, तो अलिटरेशन करेक्ट है। बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। सी आंसर करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगर लाइनों का रिपीटेशन हो तो उसको 4 लाइन के बाद एक लाइन का रिपीटेशन हो तो उसको रिफ्रेन कहते हैं, जिसको बैलेड स्टेंजा भी कहा जाता है। और शब्दों का रिपीटेशन होता है रिपीटेशन, और अगर वर्ड या फ्रेज का या साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का हो तो अलिटरेशन, और वावेल साउंड का हो तो असोनेंस कहलाता है। ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। शैलीज पोएम अडोनाइज इज, शैली का पोएम अडोनाइज क्या है? तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि शैली का जो पोएम अडोनाइज है जो है किसकी मृत्यु पर लिखा गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा जॉन कीट्स की मृत्यु पर। अभी तो नहीं, बट जब ऑप्शन मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो आप इसको बार बार रिवीजन करते रहें, बहुत आसान है। एलिजी है, ठीक है, और ये 1821 में जब शैली की मृत्यु कीट्स की मृत्यु होती है तब शैली ने इसको लिखा था। एडोनाइज एक एलिजी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाइएगा। शैली की मृत्यु बताइए कब हुई थी? 1822 में। 1822 में शैली की मृत्यु होती है और 1821 में कीट्स की। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज, बताइए बर्थडे प्लेस ऑफ द सोनेट, बताइए क्या होगा? ऑप्शन मिल रहा है इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और ग्रीस। बताइए, बहुत आसान है मुझे लगता है, बट इसको मैंने डाल दिया ताकि आपका रिवीजन होता रहे। आपको पता है कि सोनेट का बर्थ प्लेस इटली माना जाता है। सोनेटो जो है एक इटालियन वर्ड है जिससे सोनेट की उत्पत्ति होती है। और सोनेट इंग्लैंड में कब आया? तो अर्ल ऑफ सरे, या जिसको और जो थॉमस यार्ट हैं, इन दोनों की मदद से सोनेट इंग्लैंड में आया। ओके, तो
आप इसको याद रखिएगा। और इटली में पेट्रार्क ने इसको इन्वेंट किया था, डेट इज कॉल्ड पेट्रार्कन सॉनेट। इसके पहले जियाकिमो द लिंटिनी एक थे, उन्होंने किया था, उसके बाद पेट्रार्क के हाथ में आया। और इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में यही अंतर है, इटालियन सोनेट जो था वो भी 14 लाइन्स का हुआ करता था, बट उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते थे। 9वें लाइन को वोल्टा कहते थे, ठीक है, वोल्टा, ये एग्जाम में आ जाता है, वोल्टा एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द सोनेट। और इंग्लैंड में जब आया तो विलियम शेक्सपियर ने इसको जब अपने तरीके से यूज़ किया तो इन्होंने 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट कर दिया, यानी कि क्वार्टर मतलब 4 लाइन का 3 स्टैंजा और 2 लाइन का 1 कपलेट, तो दैट इज कॉल्ड 3 क्वार्टरन्स एंड द राइमिंग कपलेट। ओके, और इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो आपको पता है, अब्बा अब्बा जो है सी डी अब्बा अब्बा सी डी ई, तो ये इटालियन हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये आपका विलियम शेक्सपियर का हो जाएगा। और ए बी ए, तो आपका ये इटालियन हो जाएगा। स्पेंसर में आपका बी सी करके बढ़ जाता है ना, ए बी बी सी डी ई एफ, है ना। इसके बाद आपका ये जो है इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट का था। और एडमंड स्पेंसर ने 14 लाइन में थोड़ा सा राइमिंग इसकी चेंज कर दी, तो आपका स्पेंसर एंड स्ट्रेंजा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शेक्सपियर से हिस्ट्री प्लेज ऑल दो डील विथ अ पीरियड ऑफ। विलियम शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं तो टोटल 10 हैं, आपको पता है ना, टोटल 10 हैं, जिसमें से हेनरी जो है फिफ्थ के कोई पार्ट नहीं है, हेनरी थर्ड इन्होंने लिखा ही नहीं है, हेनरी फोर्थ लिखा है, हेनरी फिफ्थ लिखा है, फोर्थ के पार्ट हैं, सिक्स के पार्ट हैं, सेवन्थ नहीं लिखा, एट्थ लिखा है। तो सेवन्थ किसने लिखा ये बताइएगा, तो इसको याद रख लीजिए। हेनरी थर्ड की बात करें तो इस पर लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो बॉर्डर ट्रेजेडी है इसी पर आधारित है, हेनरी थर्ड पर। और अगर हेनरी सेवन्थ की बात करें तो इसको चार्ल्स लैम ने लिखा है। और बाकी हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ और हेनरी सिक्स्थ और हेनरी एट्थ ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो 1250 से लेकर के 1500 ईस्वी तक, यानी कि 1250 से लेके 1500 तक, यानी लगभग 350 सालों तक की इतिहास को इंग्लैंड के विलियम शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले कवर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज, बताइएगा डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी किसका है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग, दूसरा जैकस डेरिडा, तीसरा टेनिसन और चौथा सैमुअल जॉनसन। बहुत आसान है, डीकंस्ट्रक्शन ये है क्या, तो सबसे पहले आप इसी को जान लें। ये फ्रांस के थे जैकस डेरिडा, इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी लाई थी, यही याद रखिएगा। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी इसका मतलब है कि टेक्स्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो टेक्स्ट में है, उसी को आप अपने हिसाब से तोड़ कर उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ें समझें, तो आपको समझ में आ जाएगा। डीकंस्ट्रक्शन यानी कि फिर से आप उसको कंस्ट्रक्ट अपने हिसाब से करें, तो जैकस डेरिडा की ये थ्योरी है ना। तो यहाँ पर यानी कि कोई भी चीज़ टेक्स्ट से बाहर नहीं है। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज़ बीन क्वाइंड बाई, इसको बताइएगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये किसने क्वाइन किया। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि इजरा पाउंड ने नहीं किया, वॉट विटमैन तो फ्री वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। और टी.एस. इलियट ने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो 1919 में लिखा था, एक एस्से है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज़ किया है। आई.ए. रिचर्ड्स जो है ये नहीं है, ये आई.ए. रिचर्ड्स का संबंध इससे नहीं है, इन्होंने वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडिया कहा है। तो टी.एस. इलियट ध्यान रखिए पॉपुलर किए थे, यहाँ पर टी.एस. इलियट ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, इसको आप पॉपुलर कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कह सकते हैं टी.एस. इलियट के द्वारा, बट क्वाइंड किया था वॉशिंगटन एल्स्टॉन ने किया था, इसको याद रखिएगा। चूंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और हूबहू आया हुआ है, इसलिए मैंने ऑप्शंस को नहीं चेंज किया, ठीक है। तो ये टी.एस. इलियट ने इसको पॉपुलर करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, बट टर्म को क्वाइन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। वॉशिंगटन, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ ही ले। वॉशिंगटन एल्स्टॉन ने इसको क्वाइन किया था, बट टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को हेमलेट एंड इन हिज प्रॉब्लम के आधार पर, याद रखिएगा, हेमलेट को इन्होंने, ठीक है, हेमलेट को इन्होंने फेल्योर बताया है। ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हेमलेट को इन्होंने फेल्योर बताया है, आर्टिस्टिक फेल्योर, ठीक है।
आर्टिस्टिक फेल्योर है, मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर, यानी घटनाओं का घटनाओं से संबंध कड़ी से कड़ी जोड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे। हु इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, बताइएगा पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको कहा जाता है और जॉन राइडन ने कहा था, ये फैक्ट आप याद रखें। तो पहला ऑप्शन है शेक्सपियर, दूसरा मिल्टन, तीसरा वर्ड्सवर्थ और चौथा मैथ्यू अर्नोल्ड। बताइएगा, आंसर करते रहें, बहुत अच्छे से प्रयास आप कर रहे हैं, बहुत तारीफ लायक आपका प्रयास है। बताइएगा, पोएटिकल सन कह रहा है, बिल्कुल सही। कल के क्वेश्चन में ये जो है दूसरे तरीके से पूछा गया था। पोएट कौन कहा जाता है, तो एडमंड स्पेंसर कहे जाते हैं। किसने कहा, तो चार्ल्स लैम ने कहा। उसी में मैंने जिक्र किया था कि जॉन मिल्टन ऑप्शन में चूंकि देता है, तो जॉन मिल्टन के पोएटिकल सन जो पोएटिकल मास्टर माने जाते हैं और स्पेंसर के पोएटिकल सन माने जाते हैं। किसने कहा, तो जॉन राइडन ने। आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पर देखेंगे। मिल्टन का सैमसंग एगोनिस्ट, लैंडर का काउंट जूलियन और बायरन का मैनफ्रेड कीट्स का ओथो द ग्रेट और शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड और हार्डी का डायनेस्ट, ये सब क्या है? पहला क्लोजेट ड्रामा, दूसरा मेलो ड्रामा, तीसरा कॉलर ड्रामा, चौथा ट्रेजेडी। बहुत आसान है, अभी आपने डायनेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया, तो ये सब क्लोजेट ड्रामा है। ड्रामा टू बी रेड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, या एक्टेड। बताइए, तो ये क्लोजेट ड्रामा है, ठीक है। मिल्टन का सैमसंग एगोनिस्ट, लैंडर का काउंट जूलियन, बायरन का मैन फ्रेड कीट्स का ओथो द ग्रेट और शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड, हार्डी का डायनेस्ट। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। मेलोड्रामा, कोलर ड्रामा, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं, इससे रिलेटेड शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, एन एकेडमिक फिक्शन इज नोन एज, एकेडमिक फिक्शन को क्या कहते हैं? अच्छा, एकेडमिक फिक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले इसको आप जान लें कि इसमें किसी यूनिवर्सिटी पर आधारित कोई कहानी लिखी होती है, जिसको हीरो हीरोइन सेटिंग है ना, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, सब कुछ उसी कैंपस में ही होता है, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक फिक्शन। ओके, इसको कैंपस फिक्शन या कैंपस नॉवेल भी कहते हैं, ठीक है। कैंपस फिक्शन या कैंपस नॉवेल, ओके। इसका कॉन्सेप्ट विक्टोरियन एज में पनपा था, ठीक है। तो आपका इसका 17 का बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज एग्जैगरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट इज, इसको बताइएगा किसी व्यक्ति का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो बढ़ा चढ़ा करके कॉमिक इफेक्ट आपके पास पेश करे, तो कार्टून होता है, फ्लैट कैरेक्टर होता है, राउंड कैरेक्टर होता है, या कैरिकेचर होता है, ठीक है। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, लिटरेरी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्टून एक सामान्य सा शब्द है, इसको आप यहाँ से हटा दें। फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, स्टोइक कैरेक्टर और स्टॉक कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो फ्लैट कैरेक्टर का संबंध चार्ल्स डिकेंस से है। ये जो है ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने एक साथ हो रहे हुए गलत काम का विरोध नहीं करते हैं, उसको फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं, और अंत तक अपनी अच्छाई बुराई को साथ में लेकर के जो है चलते हैं। अगर उनके साथ अच्छा होता है तो अच्छा, बुरा होता है तो बुरा, लेकिन वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते। इसका उदाहरण फिलिप पिरिप है, ओलिवर ट्विस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस के तमाम नावल में मिलेगा। राउंड कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो हर जगह मौजूद हो, जैसे आप कह सकते हैं हीरो, ठीक है, ये भी नहीं है। कैरिकेचर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हास्यात्मक प्रस्तुति करेगा और कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए वो बढ़ा चढ़ा करके ये जो है एक टर्म बनाया गया, दैट इज कॉल्ड कैरिकेचर, ओके। तो आपका बिल्कुल सही, सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। 19 को नंबर क्वेश्चन, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी, ये क्या इंट्रोड्यूस करवाए थे 16वीं शताब्दी में? स्टैंजा, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स? तो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, बट यू विल हैव टू फेस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बताइएगा, देखिएगा, स्टैंजा नहीं, हीरोइक कपलेट का तो जॉफ्री चौसर ने इसका यूज़ किया था, आपने देखा है लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में। और आपका ब्लैंक वर्स बिल्कुल करेक्ट, ब्लैंक वर्स ही करेक्ट है, और फ्री वर्स भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसको याद रखिएगा कि ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट हैं। हेनरी हावर्ड को ही अर्ल ऑफ सरे कहते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में ब्लैंक वर्स का परिचय करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। अ सॉन्ग और हिम्न और मॉर्निंग
जो है कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन, इसको क्या कहते हैं? किसी मृत व्यक्ति के याद में, स्मृति में परफॉर्म करने वाला, कंपोज किया जाने वाला, रोते हुए उसके भजन या उसकी गाथा कहने वाला गीत क्या कहलाता है? लिरिक कहलाता है। लिरिक तो इमोशनल होता है। बैलेड तो आपका एक पहले के ज़माने में गाथा गीत होता था जो कि किसी मृत व्यक्ति पर नहीं आधारित होता था। लोक कथाएं, फोक सॉन्ग्स पर बेस्ड होता था। डर्ज इज द करेक्ट ऑप्शन, और सोनेट भी नहीं होगा। ठीक है, डर्ज और एलिजी लगभग सेम सेम होते हैं, तो डर्ज भी मृत व्यक्ति पर लिखा जाता है और एलिजी भी लिखा जाता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छे, आप सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड वाइल कोनोटेशन इज द, तो इसको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले लेक्सिकोग्राफर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माने जाते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने सबसे पहली बार इंग्लिश डिक्शनरी अंग्रेजी साहित्य में इजाद किया था। तो जो है डिक्शनरी मीनिंग बराबर डेनोटेशन याद रखें और सेकेंडरी मीनिंग बराबर कोनोटेशन याद रखें। तो अब ऑप्शन पर चलते हैं। पहला, एन आइडिया विच इज रिफ्लेक्टेड, गलत। दूसरा कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेटेड, गलत। तीसरा, एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड, बिल्कुल मानने वाली बातें, यानी सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड कोनोटेशन, प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड डिक्शनरी मीनिंग, और वी कैन से डेनोटेशन। ओके, तो यहाँ पर 21 का सी आंसर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। ओके, यहाँ आप तनिक भी कंफ्यूज ना हो, बस आप इसको, जो भी क्वेश्चन आपको गलत होता है उसको आप स्टार बना के इसको जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लें कि मुझे इस क्वेश्चन को एक बार देखते रहना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 5 फीट इज, एक ऐसा जो है वर्स जिसमें 5 फीट हो। तो आपको पता है 1 फुट में 2 सिलेबल, 2 फीट में 4 सिलेबल, 3 में 6, 4 में 8, वैसे 5 में 10 सिलेबल होते हैं। डेट इज कॉल्ड, आप जानते हैं, मोनोमीटर होता है, गलत। पेंटामीटर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल आप सभी करेक्ट है। एम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में, सोनेट में यूज होता है, बहुत पॉपुलर है। आपको पता है हेक्सामीटर में एलेक्जेंडर पोप फेमस हैं, जिसको एलेक्जेंड्राइन स्टैंजा भी कहते हैं, यानी कि 6 फीट 12 सिलेबल हेक्सामीटर में होते हैं। और टेर्जा रीमा में 3 3 लाइनें होती हैं। तो आप जान रहे हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलें। ओथेलो कैन बी क्लासिफाइड एज, ओथेलो क्या है? आपको याद है विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित HOKM, याद है ना? ये जो है हॉकम या HOKM याद रखिए, ये ग्रेट ट्रेजेडी है। H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। तो ओथेलो किस श्रेणी में रखा जाएगा? डोमेस्टिक ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमांटिक कॉमेडी की ट्रेजी कॉमेडी? तो यहाँ पर आप उपर्युक्त तीनों गलत करें, डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है ना कि डेस्डिमोना इनकी वाइफ होती हैं और अपनी वाइफ को आइगो के भड़काने में, रुमाल के लेन देन के चक्कर में अपने पत्नी को मार देते हैं ये गला दबा करके। बाद में जब इनको पश्चाताप होता है तब तक इनका घर नष्ट हो चुका होता है। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ठीक है, वहाँ पर 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 पर चलें। जराल्ड मैनली हॉपकिंस, जिसको GM हॉपकिंस के नाम से जाना जाता है, इन्वेंटेड द फॉर्म ऑफ द कर्टेल सोनेट। आपको याद रखना पड़ेगा, कर्टेल सोनेट को GM हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था। ये होता क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, या तो ये 10.5 लाइन का या तो ये 11 लाइन का जो है कोई एक पोयम होता है, दैट इज कॉल्ड कर्टेल सोनेट। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन में 12 लाइन, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही। 13 नहीं, और कोई भी सामान्य सोनेट में 14 लाइन होता ही होता है, बट यहाँ कर्टेल सोनेट की बात करें तो कर्टेल सोनेट आपका 10.5 या 11 लाइन की कविता होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जराल्ड मैनली हॉपकिंस यानी GM हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 25, मिस्ट्री प्लेज वर कंसर्न्ड विद द बाइबिल वाइल मिराकल प्लेज डील्स विथ। आपको याद है 15वीं 16वीं शताब्दी में जब ड्रामा की शुरुआत हुई तो आपको याद रखना होगा मिस्ट्री प्लेज, मिराकल प्ले, मोरालिटी प्ले तथा इंटरल्यूड आया। तो सबसे पहले मिस्ट्री प्ले आया जो बाइबिल पर बेस्ड होता था, रहस्यों पर आधारित। मिराकल प्ले क्या था? तो इसको याद रखना पड़ेगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है संतों और शहीदों के यानी बलिदानियों के लाइफ पर बेस्ड होता था। तो द लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टिर्स। ओके, यहाँ पर घोस्ट की जिंदगी पर कुछ नहीं, कॉमन मैन के लिए भी नहीं,
और गॉड और गॉडेस के लिए भी ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन आप इसको याद से देख लेंगे। तो मिस्ट्री प्ले, मिराकल प्ले, मोरालिटी प्ले नैतिकता पर यानी वॉइस एंड वर्च्यू पर आधारित होता था, और इंटरल्यूड बीच में डाल देते थे, हल्का मनोरंजन सैंडविच के साथ दिखाया जाने वाला। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे मन से कोशिश की, और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए उसको ज़रूर से ज़रूर आप लिखते चलें। मुझे बताएं कि कैसा आपका सजेशन है क्लास को लेकर के, क्या विचारधारा आपकी बन रही है, क्या मुझे और भी क्वेश्चंस बढ़ाने चाहिए, स्पीड कैसी है, आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्वेश्चन का लेवल कैसे है, बहुत सारे जो है सुझाव आप मुझे दे सकते हैं। तो मेरी दिली इच्छा है कि आप मुझे ज़रूर से ज़रूर अपनी राय दें, क्लास को लेकर के अपना व्यू बताएं, आपका कैसा परफॉर्मेंस है यह बताएं, क्या तैयारी आपकी जो है मेरे इस क्वेश्चन सीरीज के लाने से और अच्छी हो रही है, या अच्छा रिवीजन हो पा रहा है। तमाम तरह की बातें जो भी आपके दिमाग में टॉपिक से रिलेटेड चल रही है, ज़रूर से ज़रूर आप मुझे भेजें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अलॉट। रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।